नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिक्र बहुत सारी जगहों की और फिक्र महाराष्ट्र की भी बहुत ज्यादा है। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज से। शरद पवार ने कल दोपहर 3 बजे बुलाई बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। बैठक के लिए सुबह दिल्ली आएंगे शरद पवार। एक और बड़ा डेवलपमेंट है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी की मुलाकात। सीएम ने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, शिंदे गुट के विधायकों की बैठक। एकनाथ शिंदे ने नाराजगी दूर करने के लिए बुलाई बैठक। एनसीपी के आने के बाद मंत्रालय बंटने से नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। पांचवी बड़ी खबर सीधे देखिए, मॉनसून सत्र में आ सकता है डेटा प्रोटेक्शन बिल। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे को मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह भी जानकारी हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। हरियाणा में ऑपरेशन रिवर्स लोटस चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और कई बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने यह कहा है। इस सब के बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर ड्राफ्ट सौंपा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में ड्राफ्ट सौंपा गया है। ड्राफ्ट में संविधान से मिले अधिकारों का हवाला दिया गया है। एक और बड़ी खबर, कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। चिंताजनक खबर, बिरूर स्टेशन के पास की घटना है। आरपीएफ घटना की जांच में जुट गई है। और नौवीं ब्रेकिंग न्यूज, सीधी कांड के पीड़ितों से मिलेंगे सीएम शिवराज। कल सीएम हाउस में परिजनों से मुलाकात करेंगे। सीधी कांड के आरोपी के घर आज चला बुलडोजर। ये खबरें तो ब्रेकिंग न्यूज थी आपके सामने, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने हम आपको बताने जा रहे हैं, उसलिए आपको देखना जरूरी है। कर्टन रेजर, पहली बड़ी खबर है आज की सबसे बड़ी खबर। पहली खबर, अजीत और शरद पवार एक दूसरे पर खुलकर बरसे, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। एनसीपी का किंग कौन, हम बताएंगे आपको। दूसरी खबर, सीधी कांड पर बैकफुट पर आई बीजेपी। बुलडोजर से वोट पक्का कर पाएगी क्या? दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है, एक एक डिटेल देखना जरूरी है। तीसरी खबर, 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलने का फॉर्मूला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलने का फॉर्मूला क्या है, नितिन गडकरी खुद बताएंगे आपको। चौथी खबर, देश में कई जगह सड़कें धंस गई हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, रोड रिपोर्ट। और पांचवी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में आज की रात खतरनाक है, कुछ होने वाला है, जरूर देखेगा। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की, जिसमें बहुत कुछ चल रहा है। आपको बताते हैं दो बड़े बयान, और ये देखिए किस तरीके से आमने सामने दो बड़े बयान। पहला बयान अजीत पवार का, उन्होंने खुद का एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करते हुए शरद पवार से कहा कि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, आशीर्वाद दीजिए, आराम कीजिए। दूसरा बयान शरद पवार का है, उन्होंने अजीत पवार के लिए कहा कि यह सिक्का तो खोटा निकल गया। आज अजीत पवार और शरद पवार खेमे ने अलग अलग मीटिंग बुलाई है। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार कैंप ने, तो एमआईटी बांद्रा में अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, पूरी ताकत दिखाई। चाचा भतीजे ने एक दूसरे पर खुलकर वार पलटवार किया, एक दूसरे को चुनौती दी, लेकिन क्या आरोप लगे ये बताएंगे। उससे पहले उस नंबर गेम के बारे में जान लीजिए, जिसके बारे में पिछले 4 दिन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह कि नंबर किसके पक्ष में है, विधायक किसके साथ हैं। संख्या बल के लिहाज से आज भतीजे ने चाचा से बाजी मार ली है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास जो नंबर है उसके मुताबिक कुल 53 विधायकों में अजीत पवार के पास 32 और शरद पवार के पास 16 एमएलए। 5 विधायक ऐसे हैं जो साइलेंट मोड में। पार्टी पर निशान पर अधिकार के लिए अजीत पवार को 36 विधायकों का समर्थन चाहिए था, यानी अभी उनके पास यह नंबर नहीं है। नंबर सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है, यह भी देखना होगा कि विधान परिषद के मेंबर्स किसके साथ हैं, लोकसभा और राज्यसभा के में सांसदों का संख्या बल किसकी तरफ है, और फिर जिला स्तर के पदाधिकारियों का नंबर भी काफी अहम है। पूरी डिटेल हमारे पास है, लेकिन पहले आपको पवार फैमिली की पॉलिटिकल फाइट दिखाते हैं, जो आज खुलकर मंच पर दिखी।
शरद पवार वर्सेस अजित पवार की लड़ाई में दो मोर्चे लगे, लेकिन केंद्र में शरद पवार ही रहे। एमईटी बांद्रा में जहां अजित पवार का मंच सजा, वहां सेंटर के बड़े बैनर पर शरद पवार की पार्टी का नाम, निशान और उनका चेहरा था। इस बैनर पर 5 नेताओं की तस्वीर थी, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर शरद पवार की थी, जिनके खिलाफ अजित पवार खेमे ने लड़ाई छेड़ रखी। अजित दादा संघर्ष करो। मंच पर कुछ देर तक अजित पवार के बगल वाली कुर्सी खाली रही, तो ये चर्चा होने लगी कि भतीजे ने चाचा के सम्मान में कुर्सी खाली छोड़ दी। लेकिन थोड़ी देर बाद सस्पेंस खुल गया, क्योंकि खाली पड़ी कुर्सी पर अजित खेमे के सुनील तटकरे आकर बैठ गए। अजित पवार के बुलावे पर अच्छी भीड़ जुटी, लेकिन मीटिंग शुरू होने के बाद काफी देर तक जब विधायकों की संख्या दावे के मुताबिक नहीं दिखी, तो अजित पवार के चेहरे पर चिंता फैल गई। वो दाएं और बाएं बैठे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से गंभीर चर्चा करते दिखाई दिए। वो लगातार पेपर पर कुछ लिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो विधायकों की लिस्ट लेकर बैठे थे और नंबर का हिसाब किताब लगा रहे हैं। जोश शरद पवार के खेमे में भी बहुत दिखा। वाईबी चौहान सेंटर के अंदर और बाहर हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी मुश्किल से शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर के अंदर दाखिल हो पाए। जितनी देर वाईबी चौहान सेंटर में मीटिंग चली, कार्यकर्ता शरद पवार के नारे लगाते रहे, अपने नेता का जोश बढ़ाते रहे। 82 साल का शेर अभी भी जिंदा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, अजित पवार की मीटिंग में विधायकों का नंबर बढ़ता गया। अजित पवार और उनके साथी नेताओं के चेहरे खिल गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचार। अंत में दोनों खेमे के नंबर आउट हो गए, लेकिन सवाल कायम रहा, एनसीपी किसकी? आज के दिन की लड़ाई की सबसे बड़ी तस्वीर इस बस की शक्ल में सामने आई। मीटिंग में आए विधायक शरद पवार के खेमे में न चले जाएं, इसलिए अजित पवार विधायकों के साथ बस में सवार हो गए। इस तरह पवार युद्ध में बस और रिजॉर्ट की एंट्री भी हो गई। चाचा भतीजे की लड़ाई थी, अभी तो भतीजा आ गया, अभी तो। लेकिन चाचा भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सत्ता और फिर चीजों को कैसे परिवर्तन में लाना होता है। शरद पवार और अजीत पवार के झगड़े ने पिछले साल जून की याद दिला दी। उस वक्त शिवसेना का एक धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ होटल पहुंच गया था। आज अजीत पवार विधायकों को बस में लादकर मुंबई के होटल ताज लैंड्स पहुंच गए। अजीत पवार ने 32 विधायकों को होटल में ठहराया है। इन विधायकों को होटल में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल होटल छोड़ने आए। विधायकों के साथ अजीत खेमे के कई सीनियर नेता मौजूद। 53 विधायकों में से कौन किसके साथ है, यह आपको हमने बताया, लेकिन विधान परिषद के कितने मेंबर्स किस खेमे में हैं, लोकसभा और राज्यसभा के कितने सांसद किसके साथ हैं, इसके बारे में जानना जरूरी। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता आज दिन भर दोनों कैंप पे नजर रखे हुए थे। हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है, उसके मुताबिक अजीत पवार गुट की बैठक में 32 विधायक मौजूद रहे। 5 विधान परिषद सदस्य पहुंचे, 1 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद भी मीटिंग में रहे। दूसरी तरफ शरद पवार द्वारा बुलाई गई मीटिंग में 16 विधायक पहुंचे, सिर्फ 16। बैठक में 3 विधान परिषद सदस्य आए, 3 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी बैठक में रहे। तो इस वक्त एनसीपी के अंदर चल रहे पवार वॉर या पावर गेम में नंबर को लेकर जो तस्वीर उभर रही है, वो आपके सामने है। विधायकों के मामले में अजीत पवार आगे हैं, तो शरद पवार के साथ ज्यादा सांसद। एनसीपी पर कब्जे को लेकर चल रही लड़ाई में लगातार चालें चली जा रही हैं। विधायकों के इधर से उधर जाने का खेल लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले एक विधायक शरद पवार खेमे से अजीत गुट में शामिल हो गए। निर्दलीय विधायक देवेंद्र भोयार ने डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दे दिया। देवेंद्र भोयार आज दोपहर के वक्त शरद पवार की मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन नंबर का खेल बदलता देख वो अजीत खेमे में लौट गए। यानी कि पावर गेम से भी ज्यादा ये कबड्डी का गेम ज्यादा हो गया। कौन किसके पाले में है, कौन किसको घसीट रहा है, देखिए जरा। और उससे भी बड़ी बात, किसकी पहले सांस टूटती है। बात पावर और कुर्सी की है, इसीलिए राजनीति रिश्तों पर हावी हो गई है।
पावर और कुर्सी के खेल में नंबर अहम है, इसीलिए दोनों तरफ से हमले करने में कोई नरमी नहीं बरती गई। आज की मीटिंग में अजीत पवार खेमे के नेताओं ने जिस अंदाज में शरद पवार पर हमले शुरू किए, उसे साफ कर दिया कि अब लड़ाई आर पार की है। अजीत दादा संघर्ष करो। समर्थकों और नेताओं की भीड़ के बीच जब बोलने अजित पवार आए तो चाचा से खुद की ताजपोशी के लिए आशीर्वाद मांगा और फिर उन्हें उम्र के कारण संन्यास की नसीहत दे दी। एकच वादा। मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। सत्ता की जंग में बात आशीर्वाद से शुरू हुई, नसीहत तक पहुंची और फिर एक अल्टीमेटम दिया गया। मित्रांनो, माझी तुम्हाला विनंती आहे, आमच्या वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोडा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। त्या संदर्भामध्ये मी आज तर थोडंच बोललेलो आहे, परंतु उद्याच्याला सभा जर व्हायला लागल्या तर मला वस्तुस्थिती देखील लोकांना सांगावी लागेल, ती वेळ येऊ नये। अजित पवार ने करीब 1.5 घंटा कई तीखी बातें कही। इधर जूनियर पवार का भाषण खत्म हुआ तो वाईबी चौहान सेंटर में सुप्रिया सुले ने भाई पर पलटवार किया। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती। आखिर में शरद पवार बोले तो अजित पवार को खोटा सिक्का बता दिया। इसी के साथ चाचा ने ऐलान कर दिया कि लड़ाई जारी रहेगी, वो न पार्टी छोड़ने वाले हैं न निशान। फोटो बघितले, त्या फोटो सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावली, त्याचा फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे कि आपलं नाणं चालणार नाही। आज शरद पवार कैंप ने बीजेपी पर भी अपनी भड़ास निकाली। करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आई म्हणतात ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब दिखाऊंगी कैसे तुमने खाया और के आज के बाद तुमको महाराष्ट्र में खाने नहीं दूंगी। हाँ, माझा महाराष्ट्र है, अपना महाराष्ट्र है। अब तक पर्सनल अटैक से बच रही पवार फैमिली ने एक दूसरे पर हमले किए। मतलब साफ है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और एमएलए निकले हैं तो अजीत पवार तलक जाएंगे। सोचिए आप जरा, महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री से एनसीपी में ही संकट नहीं है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अब सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट में भी घमासान शुरू हो गया है। जिस तरह शिंदे सरकार में शामिल होते ही अजीत पवार और उनके साथ आए 8 विधायकों को मंत्री बना दिया गया, उससे शिंदे गुट के कुछ विधायक गुस्से में हैं और अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज शाम शिवसेना शिंदे कैंप की एक मीटिंग हुई। खबर है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी में उभरे असंतोष को कंट्रोल करने की कोशिश में थे। कुछ विधायकों को भरोसा दिलाया गया कि उन्हें जल्द होने वाले कैबिनेट एक्सपेंशन में मंत्री पद दिया जाएगा। खबर है कि इस नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक फॉर्मूला तैयार किया। इस समय 4 मंत्री पद खाली हैं। देखिए, ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे ही लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं। नहीं, वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए। नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। एक करेक्शन करना चाहूंगा, 4 नहीं 14 मंत्री पद खाली हैं। और ये वार्निंग सुनी आपने,
कि ये नाराजगी बढ़ना अपने लिए ठीक नहीं है। ये वार्निंग थी। महाराष्ट्र के बाद अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। बड़ी दुखद खबर है। यहां सीधी कांड पर सियासत गर्म है। कल हमने आपको फिक्र आपकी में एक वीडियो दिखाया जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का एक शख्स एक गरीब आदिवासी पर पेशाब कर रहा था। बोलने में भी संकोच होता है, शर्म आती। टीवी 9 पर इस घिनौने कांड को दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन की नींद टूटी। प्रवेश शुक्ला पहले गिरफ्तार हुआ, फिर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तहसीलदार, एसडीएम समेत भारी पुलिस बल ने अतिक्रमण का आरोप लगाकर उसके घर को जमींदोज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि प्रवेश शुक्ला बीजेपी का नेता है। बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। एमएलए समेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक ने आरोपों से पल्ला झाड़ा था। लेकिन आज हम 6 तस्वीर और 2 दस्तावेजों से यह जानकारी साझा करेंगे कि प्रवेश शुक्ला का बीजेपी से पुराना कनेक्शन है। सीधी जिले में वो बीजेपी नेता है। लेकिन पहले आप आरोपी की दबंगई का एक और सबूत देखिए। ये हिरासत के समय की तस्वीरें हैं, ध्यान से देखिएगा। एनएसए लगाए जाने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा, थाने लाई, पूछताछ की। लेकिन ध्यान से इसकी चाल को देखिए आप, जिसमें अकड़ है, रौब है, वो तन कर चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उसे कानून का कोई डर नहीं है। अपनी करतूत पर पछतावा करने जैसा कोई भाव नहीं दिख रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के दफ्तर से ट्वीट किया गया है। लिखा गया है कि एनएसए लगा दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है। जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। खबर यह भी है कि कल भोपाल में वो अपने निवास पर पीड़ित और उसके परिवार से मिलेंगे। लेकिन जिस आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ उन्होंने अब तल्ख तेवर दिखाए हैं, उसका बीजेपी से नाता है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये है पहली तस्वीर। एक रैली में प्रवेश शुक्ला मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ है। दायां हाथ उठाकर समर्थन में नारे लगा रहा है। ये उसी रैली की दूसरी तस्वीर है। नरोत्तम मिश्रा कार में बैठे हैं। आरोपी प्रवेश शुक्ला हाथ में माला लिए उनके बेहद करीब खड़ा है। यह है तस्वीर नंबर 3। मध्य प्रदेश में गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष हैं। एक कार्यक्रम में वो एक वीआईपी सोफे पर बैठे थे। उनके ठीक बगल में ऐसे ही एक सोफे पर प्रवेश शुक्ला बैठा देखा। इससे पता चलता है कि बीजेपी में उसकी पहुंच कहां तक है। यह है तस्वीर नंबर 4। बीजेपी में प्रवेश शुक्ला की सदस्यता का सबूत, जिसमें दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का पता है। इसका नाम है, राज्य मध्य प्रदेश लिखा है। पार्टी में उसकी सदस्य संख्या के आखिरी के 4 नंबर 5979 दर्ज है। यह है तस्वीर नंबर 5। 16 जनवरी का एक पोस्टर, जिसमें ऊपर की तरफ सीधी में बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला की तस्वीर है। नीचे तिलक लगाए हुए बड़ी सी तस्वीर प्रवेश शुक्ला की है। सबसे नीचे उसका नाम है और ठीक बगल में लिखा है विधायक प्रतिनिधि सीधी। यह है तस्वीर नंबर 6। प्रवेश शुक्ला की फेसबुक प्रोफाइल। टीवी 9 ने इससे भी खंगाला, जिसमें शुरुआत में ही प्रोफेशन वाली जगह पर अंग्रेजी में लिखा है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। यह है 7वां सबूत। 4-5 साल पहले एक स्थानीय अखबार में छपी खबर। हेडलाइन है, विधायक प्रतिनिधि बने प्रवेश शुक्ला। अंदर लिखा है, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। 8वां सबूत भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल कुचवाही जिला सीधी में बीजेपी नेताओं की लिस्ट। इसमें 4थे नंबर पर प्रवेश कुमार शुक्ला का नाम है। आगे पद लिखा है उपाध्यक्ष। अब सुनिए आरोपी के पिता का बयान, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि बेटा बीजेपी का नेता है। प्रवेश रैली से जुड़ा व्यक्ति था, वो विधायक है। एक सवाल आपके मन में होगा, ये इतनी घिनौनी हरकत है, इसमें पार्टी का क्या रोल होगा? आपके मन में ये जाहिर सी बात है, सवाल होगा। लेकिन उसका जवाब ये भी हो सकता है कि जो इंसान किसी पार्टी का हो तो उसी का रौब उसके दिमाग पर ऐसा चढ़ जाता है कि वो ऐसी हरकतों को अंजाम देता है। सोचने वाली बात। ये हिम्मत उसको कहां से आई कि वो ये हिमाकत करे? टीवी 9 को आरोपी के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला है। हमने उस वायरल वीडियो की गहराई से पड़ताल की तो चौंकाने वाली बातें मालूम हुई। प्रवेश शुक्ला रेत का धंधा भी करता है। आदिवासी समाज से आने वाले पीड़ित
दशमत रावत उसके यहां मजदूरी कर चुके हैं। 1 महीने पहले गांव में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, तब प्रवेश शुक्ला ने उन्हें मारा पीटा था। एक दुकानदार से वीडियो बनाने को कहा था, वीडियो बनाने से इनकार करने पर उस दुकानदार की पिटाई भी की। डर के मारे दुकानदार ने वीडियो बनाया, लेकिन बाद में पुलिस थाने जाकर मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यह वीडियो सामने आया। हालांकि इस मामले में अब एक ट्विस्ट आ गया है। आरोप लग रहे हैं कि पीड़ित दशमत रावत को धमकी दी गई, उन्हें 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रखा गया, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र लिखवाया गया, उनसे यह लिखवाया गया कि वीडियो फर्जी है। यह शपथ पत्र इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोचिए जरा। सीधी कांड पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंकने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच एक अजीब घटना हुई। पुतला चूंकि राज्य के सीएम का था, लिहाजा वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी हरकत में आया, पुतले को छीना और पास की नाली में फेंक दिया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाली से उसे बाहर निकाला और फिर जलाया। मतलब पुतला जलाना एक बहुत बड़ा इनके लिए काम था। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी बहाने आदिवासियों का मुद्दा उठाया है। ट्वीट करके शिवराज सरकार को घेरा है। एमपी में आदिवासियों का वोट लपकने का ये सियासी खेल दिन भर चलता रहा। सीधी कांड पर ये पॉलिटिकल रील देखिए। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो। आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए, एनएसए लगाने के आदेश दिए। गिरफ्तारी हो गई, एनएसए की कार्रवाई जारी है। 10 तारीख को विधानसभा होने वाली, वहाँ भी मामला उठाएंगे और सरकार को कटघरे में रखेंगे। हमारे वहाँ के विधायक का बयान आ गया है, वो सक्षम है, उन्होंने दिया है बयान। जो दृश्य है वो घृणित है। यह मामला पूरी तरह राजनीतिक बन चुका है। आदिवासी वोटों को लेकर बार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस को इसमें फायदा दिख रहा है, तो शिवराज सरकार जांच कमेटी गठित करके नुकसान कम करने की कोशिश कर रही है। घटना किस तरह विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दा बन सकती है, इसे आंकड़ों के जरिए समझते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इसमें एसटी यानी जनजातीय सीट 47 है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस को इसमें से 30 सीट पर जीत मिली थी, बीजेपी को 16 सीट हासिल हुई थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। ऐसा कहा जाता है कि यह समाज राज्य में किंग मेकर की भूमिका में है। यह कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक है। अगर इनकी सभी 47 सीट किसी एक पार्टी के खाते में चली जाएं तो उसकी सरकार बन सकती है, और बीजेपी कांग्रेस दोनों को यह बात मालूम है। अब लालू प्रसाद यादव की खबर बताते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। लालू का 30 साल पुराना अवतार आज से 27 साल पहले लालू यादव जी ने आरजेडी की स्थापना की थी। आज स्थापना दिवस पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ। लालू यादव जी इसमें शामिल हुए और अपने पुराने फॉर्म में दिखे। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद तीसरी बार वो किसी सार्वजनिक समारोह में मौजूद थे। पिछले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए लालू यादव जी ने कहा था कि वो पूरी तरह फिट हैं। तो आखिर वो कितने फिट हैं, इसे तस्वीरों से देखिए। आज आरजेडी दफ्तर में पूरी हलचल थी। जैसे ही लालू यादव आए, कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। ऐसे में कुछ देर लालू यादव को गाड़ी के अंदर ही बैठना पड़ा। फिर नेताओं और पुलिस वालों ने मिलकर उनके लिए रास्ता बनाया। लालू यादव बाहर आए और झंडा फहराया, और जब मौका भाषण देने का आया तो लालू यादव ने किस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर चैलेंज किया, ये सुनिए। नीतीश जी के आवास पर, उनके पहल पर देश भर के 17 पार्टी के नेता लोग आए थे। 17 पार्टी उपस्थित हुई थी, मैं भी था। और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं। उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी, समझ लो। ज्यादा न्याय और जुल्म नहीं चलता है। जुल्म करने वाला 18 नहीं है।
जिसको चाहता केस करो, केस करो, मुकदमा करो, मुकदमा करो, मुकदमा कर दे इनको। और जहिया तू ना रहो तार का हाल वैसे याद करता रहा ना रहो। अभी तो हमने के जाता नहीं जाता फूल वाला भी चढ़ेला आ तार का गत होई केस मुकदमा 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 मुकदमा। देहात में भी ऐसे गरीब लोगों को लोग सताता था, ज्यादा बोलबो तो पुलिस केस कर दे, हाई कोर्ट ले पहुंचा दे, सुप्रीम कोर्ट ले पहुंचा दे। यही सब काम ये लोग सिखा, तो हम लोग भी बढ़िया से सीखे हुए हैं और आपको जानने वाले हम लोग नहीं। लालू जी का अंदाज वही पुराना है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह देश भी वही पुराना है या बदल चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की धुरी लालू यादव भी हैं। 15 दिन के अंदर यह तीसरी बार है जब उन्होंने पीएम मोदी को सीधे टारगेट किया। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक के बाद भी लालू यादव प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। 2 दिन पहले नीतीश कुमार पर लिखी किताब के विमोचन के मौके पर भी उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर वादी है, बिहार पर वादी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? उड़ती चिड़िया को हल्दी, लेकिन जो उड़ते एमएलए उनको क्या हो रहा है? लालू यादव के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी इसलिए भी हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही लैंड फॉर जॉब घोटाले की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल हो गया और देश में यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार की कार्रवाई उसी पर हो रही है जो विपक्षी एकता को बनाने का काम कर रहा है। इस सब के बीच में अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, दिखाइए जरा यहां पर। यकीन ही नहीं होता मुझे तो, 15 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल। सोचिए, 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, क्या बात होगी। अब बात फिक्र की नहीं है बल्कि एक ऐसी खबर की है जिसका जिक्र बहुत ज्यादा है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। मैं तो पहले ही हो चुका हूं। अब तक हम आपको यह बताते रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी सब कुछ महंगा होता जा रहा है। महंगाई की आग आपके बटुए को जला रही है, लेकिन आज हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने जा रहे हैं, और जो बताने जा रहे हैं वो जानकर आप पूछेंगे कि क्या यह मुमकिन है। तो आगे बढ़े उससे पहले सुनिए। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, सही सुना आपने। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अब 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को चौंका दिया है, खासतौर से जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त हैं। आज भी देश के 4 महानगरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर है। पैसे को मैं माइनस करता हूं, खाली आपको राउंड फिगर बताता हूं। कोलकाता में 106 के ऊपर है, चेन्नई में 102 रुपए के ऊपर है और बेंगलुरु में 101 रुपए के ऊपर है। यहां पर तो शगुन का मामला चल रहा है। सवाल है कि आखिरकार यह सब कैसे होगा, कैसे पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा? क्या नितिन गडकरी का बयान सियासी है या क्या केंद्रीय मंत्री के पास कोई ठोस प्लान है? जब नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दावा किया तो साथ में पूरा प्लान भी बताया। उन्होंने कहा कि देश में गाड़ियां किसान के तैयार किए गए एथेनॉल पर चलेंगी। गाड़ियां 60% एथेनॉल और 40% बिजली से चलेंगी और दोनों का एवरेज 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, यह हमारी सरकार की सोच है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा,
किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। विजन तो अच्छा है, और आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा मैं कि एथेनॉल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन खराब नहीं होते हैं। ये खुद नितिन गडकरी ने मुझसे कहा है, हमने जो उनका एक इंटरव्यू लिया था। नितिन गडकरी 60 और 40 के जिस फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं, क्या यह संभव है? क्या वाकई पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिलने वाला है? यह समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 20% की हमको कम से कम, आज की डेट में 10% का वो है, हमको 20% का ग्रोथ रेट हमको दिखाई देता है अगले 6 साल 7 में। तो अगर ये जो हमारा 65 या 68% जो पेट्रोल व्हीकल है और जो डीजल व्हीकल्स है 18% के आसपास है, अगर उसमें हम मान लीजिए कि 20% भी हम उसके अंदर कम करते हैं और वो 20% हमारा इधर चला जाता है, तो ये निश्चित है कि पेट्रोल के प्राइसेस में बहुत ज़बरदस्त स्लम्प आएगा, एकदम से गिरावट आएगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, क्रूड ऑयल के दाम जब कम हुए तो क्या बेनिफिट कंज्यूमर को मिला? क्या यहां पर भी बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा? यह गारंटी है? सोचिए। लेकिन एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि गडकरी के दावे में दम है और पेट्रोल के दाम निश्चित रूप से कम हो सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले में एथेनॉल का हिस्सा ज्यादा है, लिहाजा हमने भी इस दावे की पड़ताल की तो रिसर्च में कई जानकारियां सामने आई हैं। फिलहाल देश में पेट्रोल में 9% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। आपको यह बताना जरूरी है कि भारत में अब जो भी नई गाड़ियां आ रही हैं उसके जो इंजन हैं वो एथेनॉल को एकोमोडेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जितनी भी नई गाड़ियां अब आप खरीद रहे हैं, 2023 से अगर बात करूंगा, भारत सरकार ने 2025 तक इसे 20वीं सदी करने का लक्ष्य रखा है। 2025 मतलब अगले 2-2.5 साल में पेट्रोल डीजल में 20वीं सदी तक एथेनॉल मिलाया जाएगा। यानी फ्यूल में 80% हिस्सा पेट्रोल और 20% हिस्सा एथेनॉल का होगा, जिसे E20 पेट्रोल कहा जाता है। और E20 पेट्रोल के लिहाज से ही इंजन बनाए जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था। देश में एथेनॉल की दर 60 रुपए है, जबकि पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है। साथ ही एथेनॉल 40% बिजली भी पैदा करेगी, जिससे औसत दर में बड़ी गिरावट आएगी। सवाल यह है, सोचिए जरा, ऐसा नहीं है कि आप एथेनॉल लेके अपने पेट्रोल में मिलाएंगे, ये कंपनी से ही मिलके आएगा, राइट? लेकिन कंपनी बेनिफिट देगी कि नहीं देगी हमें? वो कंज्यूमर को बेनिफिट पास होगा कि नहीं होगा? वहां पर बहुत बड़ा संकट है। अमेरिका और ब्राजील दोनों मिलकर दुनिया के कुल एथेनॉल का 84% बनाते हैं। अब भारत भी इस रेस में शामिल है, क्योंकि एथेनॉल एक अलग प्रकार का ईंधन है जिसके इस्तेमाल से प्रदूषण कम होता है। खास बात यह है कि एथेनॉल चीनी के उत्पादन से बचे हुए मटेरियल से बनता है। यह महंगे पेट्रोल का एक अच्छा विकल्प है। कच्चे तेल की तरह इसे आयात करने की जरूरत नहीं है और इसे पेट्रोल में एक निश्चित प्रतिशत तक मिलाया जा सकता है। यानी एथेनॉल से एक साथ कई फायदे हैं। इसके इस्तेमाल से गाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं, पैसे भी बचाए जा सकते हैं और पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी कम किया जा सकता है। देश में नए मॉडल की बन रही सभी गाड़ियों में एथेनॉल से बने पेट्रोल का उपयोग हो सकेगा। इंजन उनको एकोमोडेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं। लेकिन सवाल जस का तस है, क्या बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा? सोचिए, पेट्रोल सस्ता होने के बाद आपका सफर आसान हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो यह अगली खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा ये खबर। ये गड्ढे में गाड़ी है या गाड़ी में गड्ढा, आप खुद सोचिए। जिस सड़क पर आप स्कूटर, बाइक या कार लेकर रफ्तार भर रहे हो, वो सड़क ही पाताल में समा जाए। यह हैरत अंगेज तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है, जहां चूना भट्टी इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते जमीन में धंस गया। सड़क पर खड़ी कार किसी खिलौने की तरह सीधे कई फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इसे सिंक भी कहा जाता है, जो एक तरीके से सब कुछ अंदर चला जाता है। इस हादसे में कोई 1-2 कार नहीं, बल्कि 4 से 5 कार और करीब 8 से 10 दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद आसपास के इलाके की घेराबंदी कर उसे खाली करा लिया गया है। गनीमत इस बात की है कि कोई हताहत नहीं हुआ। आर्थिक राजधानी हो या देश की राजधानी दिल्ली, सड़कों के गड्ढे के सामने सड़कों के
में गड्ढों के सामने आने का सिलसिला दोनों जगह जारी है। अब यह तस्वीर देखिए जो दिल्ली के जनकपुरी इलाके की है, जहां बुधवार सुबह अचानक सड़क के बीचों बीच ये गहरा गड्ढा हो गया। इसे सिंक कहा जाता है, बेसिकली सिंक होल कहते हैं, जो एकाएक पानी वहां पे सिंक कर जाता है और एकदम सड़क अंदर चली जाती है। सड़क करीब 10 फीट तक नीचे धंस गई और सड़क पर तालाब बन गया। 10 फीट गहरा और करीब 6 फीट चौड़ा यह गड्ढा किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। सोचिए, जिस वक्त सड़क जमीन में धंसी, अगर कोई वाहन उसके ऊपर से गुजर रहा होता तो उसमें क्या होता। दिल्ली के जनकपुरी इलाके से सड़क धंसने की खबर आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनकपुरी के पोसंगीपुर इलाके में है और जिस तरीके से लगभग बताया जा रहा है कि 10 फीट तक ये नीचे सड़क धंस गई है और तकरीबन सुबह के 6 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए PWD की ये सड़क है और बताया जा रहा है कि नीचे जल बोर्ड का जो पाइपलाइन है, सीवेज है पानी का, वो है और उसी को एक वजह भी बताया जा रहा है। ऐसे सिंक होल होने के पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी होता है। पानी एकदम से सक कर लेती है जमीन और फिर एकाएक जो ऊपर का जो बेस होता है, मतलब सड़क के नीचे का जो बेस, वो पूरा नीचे चला जाता है। दिल्ली में सड़क धंसने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही हैं। यूजर्स अलग अलग तरह से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। मुकेश अग्रवाल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि हमने फ्री में झील बना दी, करोड़ों रुपए बचा लिए जी। कैप्टन GS राठी नाम के दूसरे यूजर ने लिखा है कि अच्छा होगा कि इसे मछली तालाब में तब्दील कर दिया जाए। सोशल मीडिया यूजर इस तस्वीर पर अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने लगे। और तीसरा यूजर जो है राजा बाबू ने लिखा है कि अब सबमरीन इसमें ले जाकर जाओ और कितने मजे चाहिए दिल्ली में लोगों को। बहरहाल अब आपको स्मार्ट सिटी अहमदाबाद लेकर चलते हैं, जहां 1 किलोमीटर के इलाके में 4 अलग अलग जगहों पर सड़क धंस गई और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। कहीं कार गड्ढे में समा गई तो कहीं स्कूटी कई फीट नीचे जा गिरी। हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। आप देखिए कैसे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वीडियो देखिए। रात के अंधेरे में अचानक सड़क में गड्ढा हुआ और कार कई फीट नीचे जा गिरी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ। तस्वीरें अहमदाबाद के जूहापुरा इलाके की हैं, जहां सड़क धंसने के बाद ये हादसा पेश आया। बाद में क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 1 किलोमीटर के इलाके में सड़क धंसने की 4 अलग अलग घटनाएं सामने आई। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी था, अचानक बीच सड़क में गड्ढा हो गया। ये दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। सड़क धंसने की तीसरी और चौथी घटना मोहम्मदी पार्क इलाके में हुई, जहां 50 मीटर की दूरी पर सड़क में 2 गहरे गड्ढे बन गए। इसमें कार और कुछ 2 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा है। ये जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जिसे हम सिंक होल्स भी कहते हैं, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट किया जा रहा है तो उसकी बहुत डिटेल्ड स्टडी की जाती है वहां पर सॉइल की, और फिर उसके हिसाब से निर्माण होता है। ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है, लेकिन ये चीज यकीन मानिए पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे सिंक होल आपको देखने को मिल रहे हैं। स्मार्ट सिटी लखनऊ का हाल भी कुछ अलग नहीं है। यहां भी सड़कें गड्ढों में समा रही हैं। लखनऊ के आशियाना थाना इलाके में ये देखिए एक और सिंक होल। सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। बारिश के बाद ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, जिसमें एक बाइक सवार गिरा और एक कार, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक को स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। बाद में रस्सी की मदद से बाइक को बाहर निकाला गया। गोखले मार्ग पर भी सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया। इस घटना पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यह है भाजपा के गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे का जमीन दोस्त सच। सड़कों के गड्ढे इंसानी जिंदगी के लिए कितने खतरनाक हैं, कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझाते हैं। साल 2020 में सड़कों पर गड्ढों की वजह से 3,564 हादसे हुए, जिसमें 1,471 लोगों की जान गई। इसके बाद साल 2021 में गड्ढों के चलते 3,625 हादसे हुए। इसमें 1,481 लोगों की मौत हो गई। देश के बाद अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं, और यह बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि आज की रात कुछ होने वाला है। आज रात चेरनोबिल पार्ट 2। यकीन मानिए, अगर यह खबर सही हो गई, जो मैं चाहता हूं भगवान करे ना हो, तो चेरनोबिल भी कुछ नहीं होगा।
यहां से फिक्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्या 37 साल बाद दुनिया फिर से चेरनोबिल वाले हादसे के मुहाने पर खड़ी होगी। क्या जंग में अब चेरनोबिल पार्ट 2 जैसा कुछ भयानक होने वाला है? एक्सक्यूज मी। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा। इस पर अभी रूस का कब्जा है, इसके आसपास यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेनी कब्जे वाले 7 इलाकों में आज रूसी फोर्सेस ने भीषण हमले किए हैं, MLRS अटैक किए हैं, 12 इलाकों में शेलिंग की है। 60 बार किए गए हमलों से पूरा एरिया थर्रा उठा। मतलब सोचिए आप, 12 इलाकों में 24 घंटे में 60 बार शेलिंग। इसके आगे की खबर और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। रेनाट कार्च रूस के न्यूक्लियर विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमले की आशंका जताई है। दावा किया है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट पर यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। उन्होंने इस मिसाइल का नाम भी बताया है, तोचका यू से अटैक मुमकिन है। यह भी दावा किया है कि सुसाइड ड्रोन से भी हमले की तैयारी है। उधर यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट की 2 यूनिट की छतों पर रूसी सेना ने विस्फोटक जैसी दिखने वाली चीजें रखी हैं और रूस यहां धमाका करके आधी दुनिया को न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे में डाल सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. हमें खुफिया विभाग से जानकारी मिली है कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट की कई पावर यूनिट की छत पर रूसी सेना ने विस्फोटक जैसी दिखने वाली चीजें रखी। मुमकिन है कि प्लांट पर हमले की तैयारी हो रही है, लेकिन किसी भी मामले में दुनिया देख सकती है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर रूस ही एकमात्र खतरा है। Я вдячний партнерам за розуміння наших потреб. सुना आपने, ज़ेलेंस्की ने किस खतरे की ओर इशारा किया? उनकी माने तो ज़ैपोरिज़िया में रूस कुछ भयानक करने वाला है। ज़ेलेंस्की ने इस मामले पर फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। मैक्रो से रूस की तरफ से होने वाले हमले की आशंका जताई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ज़ैपोरिज़िया को लेकर खतरनाक प्लान बना रहा है। उन्होंने मैक्रो को यहां के हालात भी बताए। इस बीच खबर यह भी है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट की नॉन स्टॉप मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियर प्लांट की रिकॉर्डिंग हो रही है। प्लांट पर रूसी फॉल्स फ्लैग की आशंका के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। ज़ैपोरिज़िया की मार्केट में अफरा तफरी है। ग्रोसरी मार्केट में लोगों की भीड़ दिखी। ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने के लिए लोगों में अजीब सी होड़ थी। कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को भी लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लिहाजा वो बाहर निकलने की तैयारी में है। TV9 के पास वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि 5 से 6 दिन पहले ही रूस ने प्लांट से काफी सारे स्टाफ को कम किया है। हालांकि उसने प्लांट पर कब्जे को अब तक नहीं छोड़ा है, लेकिन ये तमाम बातें बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। ज़ैपोरिज़िया से आधी दुनिया पर मुसीबत आ सकती है। मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछ रहा हूं, जिस जगह पर रूस का कब्जा है उस जगह पर रूस ही क्यों हमला करवाएगा? सोचने वाली बात है। हालांकि ये पूरी डिटेल हम आपको आगे बताने वाले हैं। हमने इस मुद्दे पर शाम 4 बजे के शो फुल एंड फाइनल में रक्षा मामलों के जानकारों से बात की। उन्होंने मुझे 2 अहम चीजें बताई हैं। पहली कि जिस पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उसे वो धमाके से क्यों उड़ाएगा। दूसरी, यहां की जो विंड सिचुएशन है, इन दोनों ज़ैपोरिज़िया से हवा का रुख बेलारूस, रूस और पोलैंड की तरफ है। ऐसे में रूस ने अगर यहां धमाका किया या किसी ने भी धमाका किया और रेडिएशन फैलने लगा तो इसका नुकसान ये 3 देश सबसे ज्यादा उठाएंगे। पोलैंड नेटो देश है, वहां तबाही रूस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन वो अपने ही देश और बेलारूस की बर्बादी क्यों चाहेगा? हो सकता है कि ये यूक्रेन की कोई चाल हो, क्योंकि इसी के बाद रूस ने पश्चिम को न्यूक्लियर वार्निंग दी है। पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के सबसे करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कोई भी युद्ध 2 तरीके से जल्दी खत्म हो सकता है, या तो शांति लाने पर सहमति बने या फिर अमेरिका ने जैसा हिरोशिमा और नागासाकी में किया था। मैं तो सवाल यह भी पूछ रहा हूं कि क्या ज़ेलेंस्की कोई डेस्परेट एक्ट कर सकते हैं और इस घटना को अंजाम देने की सोच रहे हैं? क्योंकि अभी तक नॉर्थ स्ट्रीम हुआ, फिर वो बांध उड़ाया गया। वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज तो एकदम खामोश नहीं, वो तो चुप है एकदम। हर जगह रूस का नाम लगाती हैं, फिर हट जाती हैं। ज़ैपोरिज़िया में अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो यह चेरनोबिल हादसे जैसा खौफनाक हो सकता है। 37 साल पहले वर्ष 1986 में यहां न्यूक्लियर डिजास्टर से पूरा शहर एक झटके में मुर्दा बन गया था। यह हादसा परमाणु रिएक्टर के नियमित सुरक्षा परीक्षण के दौरान हुआ था। यूएन के मुताबिक इस घटना में मौके पर ही 50 लोग मारे गए थे। WHO के मुताबिक रेडिएशन के असर के चलते बाद में करीब 4000 लोगों की कैंसर की चपेट में आकर मौत हुई थी। अब आपकी फिक्र की खबर,
धरती आग का गोला बन चुकी है। चौंकिए मत, यह ऐसी रिपोर्ट है जो सीधे हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। और अगर वक्त रहते अलर्ट नहीं हुए तो फिर पता नहीं क्या होगा। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रिडिक्शन के मुताबिक दुनिया में 3 जुलाई का दिन अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया। उस दिन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यूं कहें कि जब से सृष्टि बनी है तब के बाद कभी भी पृथ्वी इतनी गर्म नहीं हुई जितना 2 दिन पहले हुई। इससे पहले अगस्त 2016 में औसत वैश्विक तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन यह रिकॉर्ड 3 जुलाई को टूट गया जब पारा 17 के पार पहुंच गया। जून दुनिया में अब तक का सबसे गर्म जून महीना रहा। वैज्ञानिकों को डर है कि यह रिकॉर्ड आगे भी टूट सकता है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। जानकार बता रहे हैं कि एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक वजह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने को भी बताया गया है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके जिम्मेदार इंसान की गतिविधि है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलने से हर साल 40 अरब टन CO2 पैदा होती है। आपको बता दें कि जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा तापमान उतना ही बढ़ता जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और वो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके साथ जो डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे जैसे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही हैं तो क्या हो गया, एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलात काटे जा रहे हैं, तो इन सब का असर देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए ऐसे दिन मौत की सजा से कम नहीं है। ये जलवायु परिवर्तन का नतीजा और एल नीनो का असर है, लेकिन जिम्मेदार तो इंसान ही है। पेरिस समझौते के बावजूद दुनिया भर के देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहे हैं। यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका असर तापमान पर पड़ रहा है। अब देखते हैं टॉप 9। बड़ी खबर, चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी तेज। इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया। इसरो ने वीडियो ट्वीट करके जानकारी दी। 13 जुलाई को लॉन्चिंग की तारीख। सफल हुए तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। यूसीसी पर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 3 घंटे चली बैठक। 51 सदस्यों ने की चर्चा। कहा यूसीसी का विरोध करेंगे। बोर्ड ने अपना ड्राफ्ट विधि आयोग को सौंपा। दलित आदिवासियों को साधने में जुटी कांग्रेस। खड़गे ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की। 18 राज्यों के SC/ST समुदाय के 180 प्रतिनिधि शामिल हुए। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली राहत। अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी गई। गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया गया। 19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग। वकीलों के बीच झगड़े के दौरान चली गोलियां। गोली चलाने वाले वकील मनीष शर्मा का लाइसेंस सस्पेंड। मणिपुर के थोबल में भीड़ ने सुरक्षा बलों से कैंप में घुसकर हथियार लूटने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक शख्स की मौत, एक जवान घायल। हैदराबाद में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में फंसे 12 लोग। काफी देर की मशक्कत के बाद गर्भवती महिला सहित सभी लोग निकाले गए। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भरा पानी। मरीजों के बेड के नीचे तक पहुंचा। भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक हादसा। बाइक को बचाने के चक्कर में कुएं में गिरी सुमो कार। 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल।